राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान। नन्हे पहलवान, आज धुरंधर फिल्म का 12वां दिन चल रहा है जी। 2 वीकेंड्स और आज सेकंड मंडे। आज बता रहे हैं कि आज अभी हालांकि 12वां दिन अभी चल रहा है, अभी 2 शो और बाकी हैं। इस वक्त शाम को लगभग मान लीजिए 6 बजे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अभी 2 शो बाकी हैं पूरे इंडिया में। और उनका जो एक टेंटेटिव टोटल मिला के बताया जा रहा है कि आज फिल्म ग्रॉस इंडिया सभी भाषाओं में इंडियन रन प्लस ओवरसीज मिला के 1450 करोड़ के आसपास टच कर रही है। धुरंधर 1 का जो रन अगर हम ध्यान दें तो वो फिल्म सिनेमा हॉल्स में लगभग 2.5-3 महीने चली है। याद है, तीसरे महीने मतलब 12वें हफ्ते में भी वो फिल्म 1-1.5-2 करोड़ रुपया पर डे कर रही थी। संडे उसके 3-4 करोड़ के जा रहे थे। इस हिसाब से तो अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है फिल्म का, और 12वें दिन अगर 1450 करोड़ कर रही है तो नेक्स्ट वीकेंड मतलब मंडे आज है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगले 5 दिन में इस फिल्म को कहां देखते हैं आप? बाबा जी देखिए, मेरे पास ना इसका 12 दिन का पूरा कलेक्शन है। वीकडेज में भी इस फिल्म ने 84-80 करोड़ 73 करोड़ से नीचे का बिजनेस नहीं किया है, ओवरसीज मिला के। ओवरसीज मिला के। और वीकेंड्स पे 100-125 करोड़ का बिजनेस कर रही है, जो कि 12वें दिन भी मेंटेन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मंडे भी आज का ऐसा अनुमान है कि 70 करोड़ से तो ऊपर का बिजनेस आज करेगी, और इस हफ्ते भी अगर 50, 60, 70 करोड़ को मेंटेन करती है तो ये फिल्म इस हफ्ते बड़े आराम से 1800, 1850, 1900 करोड़ के आसपास 2000 भी जा सकती है। कल भी छुट्टी है, 1 मिनट, कल महावीर जयंती की छुट्टी है। मुझे लगता है कि इस वीकेंड मतलब इस पूरे हफ्ते मंडे से लेके अगले इस संडे तक, इन 6 दिनों में भी बड़े आराम से 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करेगी। तो फाइनल रन करोड़ से जब ये फिल्म सिनेमा हॉल से उतरेगी, जब तक ये ओटीटी पे रिलीज होगी, आज से 3-3.5 महीने बाद रिलीज होगी, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद मान लेते हैं। नहीं बाबा जी, मुझे लगता है कि 1 महीने में रिलीज कर देंगे। क्या क्यों? जब सिनेमा हॉल में रन चल रहा है तो क्यों 1 ही महीने पर क्यों रिलीज कर देंगे? सिनेमा हॉल्स में देखिए, जो मोटा मोटी रन है ना, वो 2 हफ्ते और खूब पीक चलेगा, फिर वो 10-15 करोड़ रुपए वाला एक वो हो जाएगा कि वीकडेज पे 8-10-15 करोड़, वीकेंड्स 30-40 करोड़ के, तो फिर इसको ओटीटी पे रिलीज कर देंगे। तो चलिए, ओटीटी पे भी एक मोटा अमाउंट मिलेगा ना, बहुत मोटा चंक। ये मुझे लगता है कि ओटीटी मिला के 3000 करोड़ पार होनी चाहिए। नहीं, ओटीटी छोड़ दीजिए, अभी म्यूजिक राइट्स और ओटीटी छोड़ दें अगर, तो सिनेमा हॉल का रन इसका कहां आप जाता हुआ देख रहे हैं? 3000 करोड़ के आसपास जाना चाहिए। 26, 27, 2800, 3000 कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। जिस हिसाब से अभी तक चल रही है, आगे कहीं भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि 12वें दिन भी मंडे को भी 60-70 करोड़ का बिजनेस कर रही है फिल्म। सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं, बहुत सालों बाद कोई फिल्म आई है जिसको दर्शकों को एक तो दोबारा देखने की अपील है, खुद के अंदर से आ रही है, क्योंकि फिल्म में इतने ज्यादा ट्विस्ट से, इफ यू रिमेंबर, अब सबसे बड़ा तो ट्विस्ट ये आ गया कि वो जो जमील जमाली वाला जो कैरेक्टर था वो धुरंधर 1 में कैसे बिहेव करता था, अब जबकि हमें मालूम है कि ये भी भारत का एजेंट है, तो अब हम उसको जब दोबारा देखेंगे उस फिल्म को, तो एक नई इनसाइट से देखेंगे ना। क्यों?
तो फिल्म में तो अभी दूसरी, तीसरी और चौथी बार देखने की भी गुंजाइश है। हेरिटेज। देखिए तो मैं बताऊं आपको बाबा जी, इस फिल्म ने ना एक ग्लोबल मार्केट खोल दिया। पेट्रियोटिज्म, हिंदुस्तान, सनातन, और मतलब ये भी एक जॉनर हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया। अब आज के बाद आप देख लीजिएगा कि जैसे भाई एक बात बताइए ना, हॉलोकॉस्ट के ऊपर हम देखते हैं कि हॉलीवुड हर साल एक दो बढ़िया फिल्में लाता है। वो आज भी अपने लोगों को याद कराता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने उनके साथ क्या किया, यहूदियों के साथ क्या किया, जूस के साथ क्या किया। तो अब आज के बाद आप देख लीजिएगा कि ये अपने आप में कितना बड़ा जॉनर साबित होगा, है कि लोग इस पे फिल्में बनाएंगे, खूब फिल्में बनाएंगे। और अब आज के बाद हिंदुस्तान की मार्केट अब असलियत में उर्दू वुड से बॉलीवुड बना। मैं एक और सवाल कर रहा हूं। देखिए, मैं जब सिनेमा को एक क्राफ्ट की तरह लेता हूं, तो जब हम देखते हैं कि आज तक जो राइट विंग का जो नैरेटिव जिन फिल्मकारों ने या जिन फिल्मों ने लेके चलने की कोशिश की, देवर सिनेमैटिकली देवर वेरी 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 बैड फिल्म्स क्राफ्ट की दृष्टि से। न तो उसमें अच्छे स्टार्स थे, ना अच्छे एक्टर्स थे, ना अच्छे डायरेक्टर्स थे, ना उनके पास बजट था। 15-20 करोड़ में घटिया सी फिल्में बना के उन्होंने परोस दी, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों को दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया। नैरेटिव, सिर्फ नैरेटिव के बल पे आप कितनी फिल्में हिट करा लेंगे, जब तक उनमें सिनेमा एज ए क्राफ्ट की फाइननेस नहीं होगी। धुरंधर ने एक रास्ता यह खोला है कि आज के बाद राइट विंग जॉनर, राइट विंग ऑडियंस के लिए फिल्म बनाने वालों को अब वर्ल्ड क्लास सिनेमा भी बनाना पड़ेगा। नंबर 1, अब उनको 300, 400, 500, इवन 1000 करोड़ के बजट मिला करेंगे। नंबर 2, टॉप क्लास ए लिस्ट एक्टर्स उसमें काम करने के लिए ललायत रहा करेंगे। नंबर 3, वो तकनीकी रूप से विश्व स्तरीय सिनेमा होगा, और कथानक वो सलीम जावेद वाला नहीं चलेगा। कथानक अब रहीम चाचा और बिल्ला नंबर 786 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब ये चारों चीजें मिल जाएंगी ना, अच्छा, दर्शक वर्ग तैयार है। दर्शक ने बता दिया है कि अगर तुम एक अच्छा सिनेमा राइट विंग के दर्शक के हिसाब से बनाओगे तो वो 3000 करोड़ का सिनेमा भी, दर्शक तैयार है 3000 करोड़ आपको देने के लिए, बशर्ते। अब एक बात बताइए ना, एक घटिया से ढाबे पे आप 80 रुपए की थाली ही खाते हैं, अगर आप उसके 600 रुपए लेंगे ना उस घटिया थाली के, तो कोई आएगा ही नहीं। और जब अच्छी थाली होती है तो उसके लोग एक अच्छे बुफे के 2500 भी देते हैं। तो बात यह ना कि आज तक हम राइट विंग नैरेटिव के नाम पे बहुत ही गंदा और घटिया सिनेमा परोस रहे थे। इस बार वर्ल्ड क्लास सिनेमा परोसा है आदित्य धर ने, और दर्शकों ने उसका रिवॉर्ड दे दिया उसको। तो अब एक लहर चलेगी बॉलीवुड में कि वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाना है। उसका जो कैनवास होगा वो एकदम बाहुबली वाला होगा या धुरंधर वाला होना चाहिए। अब धुरंधर से नीचे का कैनवास जो है ना, वो नहीं चलेगा। और अब आज सुनिए, मुझे वो इंटरव्यू अच्छी तरह याद है, मात्र 5-6 साल पुरानी बात है। किसी ने अनुराग कश्यप से पूछा था कि आपका मन नहीं करता 100 करोड़ फिल्म बनाने का जी? तो उसने कहा था कि नहीं, अब भारत को 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ की फिल्मों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में वो पोटेंशियल है कि वो
1,000 करोड़ की फिल्म देख सके। अब तो भैया वो धुरंधर ने उस 1,000 करोड़ को, जबकि 1,000 करोड़ ही बहुत बड़ा सपना लगता था बॉलीवुड के लिए, क्यों भाई? आज आज बॉलीवुड 3,000 करोड़, भाई दंगल और पठान और ये जवान, ये तो फर्जी हिट्स थी ना। सिनेमा हॉल खाली पड़े रहते थे, वर्ड ऑफ माउथ बिल्कुल जीरो था, नेगेटिव था, फिर भी ये साले दिखाते थे कि हमारा तो 1,000 करोड़ का बिजनेस हो गया, जबकि वो सुपर फ्लॉप फिल्में थी। पर अब तो सचमुच 3,000 करोड़ का बिजनेस अब दुनिया आंखों से देख रही है। अब क्या, अब नया जो वेव है सिनेमा का, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? भारतीय सिनेमा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या रही है बाबा जी, जो मुझे समझ आता है कि ये जितने भी स्टार्स हुए हैं ना, मेल स्टार्स, ये बुढ़े हो गए हैं लेकिन खुद को बुढ़ा मान नहीं रहे हैं। इनको आज भी 22-24 साल की लड़की के साथ स्क्रीन शेयर करनी है, मतलब पल्ले कुछ नहीं है, बनना सुपरस्टार है, रिटायर होना ही नहीं चाहते। दूसरी बात क्या है कि सही बात है कि इस जॉनर को, इस नैरेटिव को कोई स्पॉन्सर मिलता ही नहीं था। आज तक जो स्पॉन्सर था वो दुबई बैठा था, वो उर्दू वुड से आया था और उसको अपना नैरेटिव परोसना था। अब सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ा बिजनेस हाउस अब इन फिल्म को स्पॉन्सर कर रहा है, और अंबानी जी जिस धंधे में कूदते हैं वो धंधा सुपर डुपर हिट होता है। मुकेश अंबानी का आज तक कोई वेंचर फ्लॉप नहीं हुआ है। तो मुकेश अंबानी ने फिल्म इंडस्ट्री को भी एक वेंचर के तौर पे लिया है, और उन्होंने अपनी पहली बड़ी मूवी से ही बता दिया कि भैया 3,000 करोड़ का बिजनेस भी आपकी मूवी कर सकती है। दूसरी बात भाई, हमने एक चीज देखी ना कि मैं इस मामले में संजय दत्त को फिर भी सही मानता हूं कि संजय दत्त सही समय से उनको जब लगा ना कि अब मैं एज ए हीरो नहीं चलूंगा, तो उन्होंने दमदार साइड रोल पकड़ लिया और खूब अच्छे से कर रहे हैं। अक्षय खन्ना को देख लीजिए, क्या शानदार रोल। माधवन, अरे भैया 16 साल 18 साल की लड़की के साथ पेड़ के इर्द गिर्द गाना गाने की उम्र तुम्हारी जा चुकी है। कब तक बोटॉक्स लगवा लगवा के अपने रिंकल्स छुपाओगे? और नए लड़कों के साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या है, देखिए स्टार किड्स की एक प्रॉब्लम होती है, नेपो किड्स की। वो अनन्या पांडे है ना, चंकी पांडे की बेटी, कपिल शर्मा शो में गई थी, तो कपिल ने पूछा कि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, तो कहती मैं अपनी जीभ से अपनी नाक टच कर सकती हूँ। ये टैलेंट बताया था उसने अपना। इसका कंगना रनौत ने बड़ा मजा लिया था कि मैं जीभ से नाक टच कर सकती। तो जब आप ऐसे थर्ड क्लास एक्टर्स को सिनेमा में लाओगे तो रद्दी परफॉर्मेंस और कूड़ा ही पेश करेंगे। और इंडियन सिने स्टार्स की एक प्रॉब्लम रही है कि जब आपके लिए सिनेमा एक बिजनेस है तो अपने बच्चे को उस बिजनेस के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं करते? एक से एक बड़े सुपरस्टार्स इंडिया में हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं, और पूरा वर्ल्ड खाली है भैया। आपकी जेब में पैसा, भेजो अपने बेटे को न्यूयॉर्क ना, भेजो अपने बेटे को सिनेमा पढ़ने के लिए, वर्ल्ड पूरा खुला पड़ा है। लेकिन नहीं, इनको लगता है कि ले नेपोटिज्म एकदम इनके चरम पे है। और करण जौहर एक मिनट, न्यू वेव सिनेमा में, ये जो नया वेव आएगा सिनेमा का, जिसमें अब थूक से सटा के काम चलाऊ सिनेमा के दिन लद गए अब, या घिसा पिटा जो फॉर्मूला था उसके दिन लद गए, तो नेपो किड्स का क्या भविष्य बचा है फिर अब? देखिए मैं एक बात बताऊं, नवाजुद्दीन, मनोज वाजपेयी, ओमपुरी, नसीर, इन लोगों ने एक चीज तो साबित की थी, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपकी शक्ल मैटर नहीं करती। और नेपो किड के पास शक्ल के अलावा कुछ नहीं है भाई। नेपो किड के पास अपनी माँ बाप नाना दादी का बैकअप है और शक्ल है, और कूड़ा फिल्म तो चल जाएगी, लेकिन नेपो किड से अगर आप सोचें कि वो ओमपुरी जैसी परफॉर्मेंस दे तो नहीं दे पाएगा। और मैं फेलियर मानता हूं इसमें ये जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं ना, जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक फिल्मों में लॉन्च किया है, उन्होंने अपने बच्चे को इस इंडस्ट्री के लिए कभी तैयार नहीं किया। तो इनका भविष्य तो इनका बेड़ा गर्क है।
हाँ, इंडिया में आज भी एक प्रॉब्लम है भाई, जब तक अंबानी जैसे स्पॉन्सर्स नहीं थे, प्रोड्यूसर्स नहीं थे, तो भाई नेपो किड की एक सबसे बड़ी बात पता है, नेपो किड क्यों इंडिया में कामयाब थे, कि उनका बाप प्रोड्यूसर ढूंढ लाता था और डायरेक्टर को प्रोड्यूसर चाहिए होता, फिर तो वो कहता कि भैया मैं कूड़े से भी काम चला लूंगा, प्रोड्यूसर तो है ना, फिल्म बन तो रही है ना। भाई अनुराग कश्यप के पास 10-12 करोड़ का बजट होता था, तो उसने वैसे लोगों के साथ काम किया। एक बात बताइए ना, पूरी गैंग्स ऑफ वासेपुर में अगर सिर्फ और सिर्फ मनोज वाजपेयी को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था। और मनोज वाजपेयी 2012 से जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई है तो मनोज वाजपेयी तो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। ही वाज नॉट इवन अ स्टार, सुपरस्टार तो छोड़। 10-20-25 लाख रुपए मिले होगा मनोज वाजपेयी को उस फिल्म का, लेकिन मनोज वाजपेयी ने जो काम कर दिया, 1 करोड़ 1 करोड़ मान लीजिए 1 करोड़ मिल गया होगा, 1 करोड़ मिल गया होगा ना, लेकिन उस फिल्म के बाद मनोज वाजपेयी का स्टारडम कहां गया, या पंकज त्रिपाठी का जो उदय हुआ, या नवाजुद्दीन का जो स्टारडम आया। तो कहीं ना कहीं सिनेमा एक क्राफ्ट है। हाँ नहीं, उस फिल्म में तो सारे, उस फिल्म में तो हर व्यक्ति जिसको 1 मिनट का रोल भी मिला उसने भी छाप छोड़ी है। डेफिनेट जैसे एक धुरंधर की जो एक मामले में सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग बहुत शानदार, कुछ ज्यादा ही शानदार मानना पड़ेगा। 1 मिनट, वो जहूर मिस्त्री का रोल जिस लड़के ने किया उसका नाम विवेक सिंघा है, वो इधर धामपुर का रहने वाला है, शुगर मिल वाला धामपुर। उसके बाद सुनिए, पहले दिल्ली में थिएटर करता था अपने राजीव भाई के साथ, उसके बाद वो एक्टर याद है जो उसका मेजर इकबाल का बाप बना है, आ गया गांडू। क्या रोल किया है बंदे ने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस फिल्म की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि छोटे छोटे रोल्स में भी लोगों ने छाप छोड़ी है, जिसको सिर्फ भाई एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि गॉडफादर इतनी कालजयी फिल्म क्यों है, उसका मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। जब अपना वो जो गॉडफादर जो बेटा है उनका, वो जो सिंगर है, क्या नाम है, देखिए नाम भूल रहा हूं, जॉनी फॉन्टेन जब गाना शुरू करता है तो एक लड़की उसमें सिर्फ चिल्लाई है सामने देख के, ऐसे खुश हो रही है। हाँ याद है, वो सीन मुझे याद है। पूरी फिल्म में वो 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आई है और जॉनी फॉन्टेन को देख के चरम पे आई और चिल्लाई, और मतलब अजीब सा वो लोग भूल नहीं सकते उस सीन को। या कॉनी और माइकल का वो जो लास्ट में होता है, जब कॉनी अपनी बहन को गले लगाता है और पैसिफाई कर रहा होता है, या माइकल जब अपनी वाइफ से कहता है कि बिजनेस के बारे में नहीं पूछना, ठीक है, फॉर दिस वन लास्ट टाइम, नो, कितने सफाई से झूठ बोला है। उसकी बीवी मान जाती कि नहीं, मेरे पति ने हत्या नहीं। माइकल, इज इट ट्रू? बात यह है ना कि डायरेक्टर, भाई सिनेमा एक क्राफ्ट है, इंडियन सिनेमा को, बॉलीवुड को यह सीखने की जरूरत है। आज तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सिनेमा को सिनेमा के तौर पे नहीं, एक बिजनेस के तौर पे किया गया, जो कि गलत था। सिनेमा को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सिनेमा एक्चुअली में आपको कुछ सिखाता है जीवन में। तो इंडिया के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिनेमा को एक बिजनेस के तौर पे देखा गया और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया था। तो ये बदलना चाहिए, मुझे लगता है। और अपने बच्चों को अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में एडजस्ट करने का। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को यह बदलने की जरूरत है, और सिनेमा का यही मूलभूत सिद्धांत है कि सिनेमा कमर्शियलाइज नहीं होना चाहिए। हॉलीवुड इसीलिए आज इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देता है, इतने बड़े सुपरस्टार्स दे देता है, क्योंकि वो सिनेमा आज भी वहां क्राफ्ट है, और वहां आपका स्टारडम एकदम मायने नहीं रखता है। फिल्म डायरेक्टर की होती है, और वहां एक्टर डायरेक्टर से बड़ा जीवन में नहीं हो पाया। बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हुए हॉलीवुड में, लेकिन आज भी डायरेक्टर्स के सामने पानी मांगते हैं। तो इंडियन सिनेमा को सबसे पहले यह सीखना होगा। तो हम ये मान लें कि एक आज के बाद, धुरंधर 2 के बाद, एक न्यू वेव सिनेमा, बॉम्बे के पास मौका है अपनी पुरानी गलतियों से सीख के बॉलीवुड को हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री बनाने का।
अब ये तो बॉलीवुड के ऊपर है कि किस दिशा में जाता है, वापस नेपो किड्स हाँ, के साथ वही। ये आपने एक मिनट, ये आपने बहुत बड़ी बात की कि अब आदित्य धर ने बॉलीवुड को हॉलीवुड के बराबर ले जाने की शुरुआत कर दी है। अच्छा एक मिनट, एक चीज मुझे और बताइए, आज भी मुश्किल से 1 या 2% भारत ही सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहा है, 3% देख लेता होगा। क्यों नन्हे पहलवान? जी, आप लगता है कुछ गूगल पे पढ़ने खोजने लग गए। मैं बस आपको एक चीज बताने जा रहा हूं भाई, एडम सैंडलर 2025 के हाईएस्ट पेड एक्टर थे वर्ल्ड के, $50 मिलियन उन्होंने हैप्पी गिलमोर 2 के लिए लिए थे। किस फिल्म के लिए? हैप्पी गिलमोर 2 नाम की फिल्म है, उसके लिए। अच्छा, और 48 से $50 मिलियन के आसपास का उनका पेचेक बताया जा रहा है, मतलब मान लीजिए 450 करोड़ के आसपास का। हैप्पी गिलमोर का मतलब टोटल रन कितना रहा होगा? एक्टर की फीस 450 करोड़, 450 करोड़। पता हाँ, है तो क्यों? 150 तो हमारे वाले भी लेते। एक मिनट, 150 तो हमारे वाले भी ले रहे अक्षय हैं। कुमार जैसा आदमी जिसकी फिल्म टोटल 400 करोड़ करती है, उसमें 100 करोड़ उसकी फीस है भाई। हैप्पी गिलमोर 2 का टोटल रन भाई, वो आप उसकी तुलना ही नहीं कर सकते अपने इंडियन फिल्मों से। नहीं, पर मैं कुछ और कह रहा हूं, अभी भी 5% हिंदुस्तान सिनेमा हॉल में जाके फिल्म नहीं देखता है, 5%। जिस दिन 10-20% हिंदुस्तान सिनेमा हॉल में फिल्म देखने लगेगा, दर्शकों से मैं सवाल कर रहा हूं, जिस दिन 10% हिंदुस्तान सिनेमा हॉल में फिल्म देखने लगेगा, उस दिन तो हमारी फिल्म 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। देखिए बाबा जी, बात पता क्या है भाई, बॉलीवुड अब ये नहीं रो सकता ना कि हमारे पास बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे, हम बड़े बजट की फिल्में नहीं बना या पा बजट रहे नहीं थे। है। नहीं नहीं, बजट आज की के बाद प्रॉब्लम बजट खत्म का हो गई रोना ना, कोई नहीं रोएगा। नहीं रोएगा ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना भाई, सबको तो रिलायंस स्पॉन्सर नहीं करेगा या सबकी फिल्म को तो प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है अडानी कितने दिन इस वेंचर से दूर रह जाएगा? भाई आज तक हमने देखा था कि टाटा बिरला जो देश के बड़े घराने थे, राजनीति बिजनेस हाउसेस, ये फिल्मों में नहीं आते थे। ये फिल्म को हमेशा एक लॉस मेकिंग बिजनेस मानते थे, वेंचर मानते थे, फिल्मों को कभी नहीं आते थे। लेकिन अंबानी आया ना, तो अडानी क्यों नहीं आएगा? और अडानी आएगा तो अच्छा एक मिनट, सारे वर्ल्ड की हर चीज इंडिया में बन के बिक रही है ना, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है ना, तो हमें क्यों लगता है या हम ये बात क्यों नहीं मानते कि कल को वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इंडिया में आके फिल्में प्रोड्यूस करेंगे? भाई प्रोड्यूसर के लिए तो पैसा लगा के पैसा कमाना है, वो हॉलीवुड में क्यों लगा, बॉलीवुड में क्यों नहीं लगाएगा? अगर बॉलीवुड में 1000 करोड़ लगा के उसको 2000 करोड़ बन रहा है तो वो क्यों नहीं बनाएगा? भाई धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ने पूरे वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स के लिए इंडिया एज अ मार्केट खोल दी, और इंडियन सिनेमा के लिए अब वही बात है कि या तो आप वापस नेपो किड्स के साथ जाओ और वही घटिया टुच्ची रोने धोने वाली डीडीएलजे टाइप फिल्में बनाओ, या धुरंधर 2 बनाओ। अब तो भाई आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, और वो दिन दूर नहीं कि बाबा जी आप देखिएगा कि वर्ल्ड सारे बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं वो इंडिया में आएंगे और सिनेमा में पैसा इन्वेस्ट होगा। जी, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आज से मात्र 5-6-7 साल पहले अनुराग कश्यप ने कहा था कि भारत को अब 1000 करोड़ के बारे में सोचना चाहिए, भारत 3000 करोड़ पे पहुंच गया धुरंधर 2 से। मैं ये मान लूं कि अगले 10 सालों में 10,000 करोड़ से ऊपर का रन करने वाली फिल्में भारत देखेगा। नहीं, मैं 10,000 करोड़ तो मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं हम। अरे मुझे लगता है कि आज सुनिए, आज भी मुश्किल से 2 से 3% भारतीय सिनेमा देखता है, अभी 97% भारत बाकी है। जिस दिन भारत की जेब में इतना पैसा आ जाएगा कि वो भी 400-500 रुपया खर्च करके बड़े पर्दे पे, भाई कौन, अच्छा एक मिनट, फोन में कौन फिल्म देखना चाहता है? हाँ मजबूरी में, सही बात है, वो एक्सपीरियंस तो नहीं आ सकता भाई। लोग कहते हैं ना बाबा जी कि स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देखने में क्या मजा आता होगा, वो नहीं। स्टेडियम में मैंने जब रेसलिंग लीग का सेमीफाइनल देखा था ना, तो मुझे समझ आया था यार वो स्टेडियम में वो जो वाइब्स होती है ना,
वो आपका मन लगा के रखती हैं। वो जो माहौल होता है ना पूरा चारों तरफ आपके, उस वजह से। मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग मैं अभी पीछे जंजेली हम लोग राइड पे गए थे, तो हमारे साथ एक राइडर थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के में ही कुछ काम करते हैं। उन्होंने मुझे, उनसे मेरी बातें होने लगी तो मेरे तो मन का आदमी मिल गया। उन्होंने बोला कि अभी ब्रैड पिट की जो फिल्म आई थी F2 फॉर्मूला, F1 है, F1 या F2 नाम था उसका, F2 शायद था, F1 आई थी शायद, ठीक जो है, भी वो आई थी, F1 नाम रहा होगा। ड्राइवर बने। तो वो कहते जी मैं उस फिल्म को देखने के लिए स्पेशली दिल्ली गया था जलंधर से, और जिस सिनेमा हॉल में मैंने वो फिल्म देखी थी उसका टिकट 2200 रुपया था। और कहते जिस कुर्सी पे बैठ के वो फिल्म देखी थी ना, उस कुर्सी पे लगता था कि वो जो फील आता था कि मैं सचमुच ब्रैड पिट के साथ वाली सीट पे बैठा हुआ हूं, और वो सीट वैसे ही हिलती थी जैसे वो कार उस वक्त चलते वक्त हिल रही थी, और म्यूजिक कान के बगल से निकलती हुई पता नहीं क्या क्या फीलिंग्स आ रही थी। जिस दिन इस लेवल का सिनेमा एंजॉय करना भारत सीख जाएगा, एक दिन वो आएगा ना कि भारत का आम आदमी भी सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखेगा, जैसे पुराने जमाने में देखता था। पुराने जमाने में तो देखता था ना, तो हम 10,000 और 20,000 करोड़ की फिल्में क्यों नहीं सोच सकते। देखिए भविष्य क्या होगा ये तो समय बताएगा, पर धुरंधर ने वो रास्ता खोल दिया है, और ये सनातनी इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। अब जो सनातनी, देखिए वामपंथी इकोसिस्टम को लात मार के सनातनी इकोसिस्टम, मैं आपको बता रहा हूं आज, पीछे के कुछ हिट्स उठा के देख लीजिए आप, चाहे बाहुबली हो, चाहे कांतारा हो, चाहे RRR वगैरह मैंने देखी नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, चाहे छावा हो, ये सनातनी इकोसिस्टम की फिल्में हैं। क्यों? तो सनातनी इकोसिस्टम वामपंथी इकोसिस्टम को लात मार के बाहर कर रहा है, और 10,000 करोड़ी सिनेमा का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। आपका क्लोजिंग रिमार्क, आज के वीडियो को समाप्त किया जाए। अब बाबा जी, टॉम क्रूज की मूवी आई थी पीछे, मैवरिक, टॉप गन का दूसरा पार्ट, जिस दिन उस तरह की फिल्में इंडिया बनाने लग जाएगा तो 10,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सबसे पहले ये जो 3 खान है ना, सबसे पहले इनके पिछवाड़े पे बहुत जोर की लात मार के इनको इंडस्ट्री के आसपास भी नहीं दिखने देना है। और सच में उन बच्चों के साथ काम करने की जरूरत है जिनको सच में क्राफ्ट का पता है। नेपो किड्स के साथ काम करोगे तो वही 500 करोड़ की फिल्म बनाओगे, जो फ्लॉप होगी फिर उसको फालतू में बताओगे कि नहीं 1,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया हमने, पठान की तरह। पठान, जवान, एक था टाइगर, इस टाइप की फिल्में बनेंगी। तो मेरा बस इतना ही लास्ट ही है कि आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, आभार, धन्यवाद। जल्दी दोबारा नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे।